दोस्तों, जब भी एक टेररिस्ट अटैक होता है, हम सिर्फ गन्स और बॉर्डर्स की बात करते हैं। लेकिन 21st सेंचुरी के जियोपॉलिटिक्स में एक और फ्रंट खुल गया है और वो है फाइनेंशियल बैटलफील्ड। पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसके तुरंत बाद भारत ने सिर्फ इस अटैक का कंडेमनेशन नहीं किया, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक मूव शुरू किया। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वापस डालने की डिमांड की है भारत ने। हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघना और आप सभी का स्वागत है लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम समझेंगे एफएटीएफ क्या है, पाकिस्तान इस लिस्ट से निकला कैसे और अब भारत उसे वापस कैसे डालना चाहता है, इसके जियोपॉलिटिकल, फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या। तो 1989 में G7 समिट के दौरान पेरिस में इसका फॉर्मेशन होता है। इट मींस इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। मैंडेट क्या है इसका एफएटीएफ का, कि ये एक ग्लोबल वॉचडॉग है जो इन तीन चीजों पर नजर रखता है। सबसे पहली चीज है मनी लॉन्ड्रिंग, जिस पर ये नजर रखता है। इट मींस काले धन को वैध बनाना, कि काले धन को वैध बनाकर कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, उसको उस पर नजर रखता है। सेकेंडली, ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रेगुलेट करता है कि इसके द्वारा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग यानी कि टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड थर्ड इज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोलिफरेशन। इट मींस ऐसे वेपन्स जो कि ह्यूमन लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर उसका मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी चीजों को भी ये रेगुलेट करता है। अगर हम टाइप देखें कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है ये एफएटीएफ, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। मतलब अलग अलग देशों की गवर्नमेंट यहाँ पर साथ में मिलकर पॉलिसीज बनाती है। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 2023 के फेब तक इसमें 40 मेंबर्स थे, यानी कि 38 कंट्रीज थी उस टाइम पर, प्लस आपकी दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस थी। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में आपका पहला था यूरोपियन कमीशन एंड सेकेंड इज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। लेकिन 2023 के फेब के बाद की बात करें तो इसमें अब कितने 39 मेंबर्स हैं। इट मींस अब सिर्फ 37 कंट्रीज हैं। तो एक कौन सी ऐसी कंट्री जिसको हटाया गया है, तो रशिया को हटा दिया गया था, इसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई क्योंकि ये यूक्रेन के खिलाफ जंग कर रहा था। ठीक है, और अब इसमें 39 मेंबर्स ही हैं इन दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड करके। इंडिया का स्टेटस क्या है, तो इंडिया 2010 से इसका फुल मेंबर है। और सेक्रेटेरिएट की बात करें तो ये किसके द्वारा होस्ट किया जाता है, इट इज होस्टेड बाय ओईसीडी। तो सिंपल भाषा में एफएटीएफ देखता है कि देश पैसे का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, खासकर टेररिज्म फंडिंग के लिए। तो अब बात करते हैं इंडिया और एफएटीएफ के सफर की। इंडिया ने एफएटीएफ में पहले ऑब्जर्वर के रूप में 2006 में एंट्री ली और 2010 तक एफएटीएफ का पूरा मेंबर बन गया। आज भारत एक्टिवली पार्ट लेता है एफएटीएफ के डिस्कशंस में। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और टेरर फंडिंग के अगेंस्ट ग्लोबल नॉर्म सेट करने में, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड्स बनाने में इंडिया इसमें पार्टिसिपेशन दिखाता है, राइट, क्योंकि उसका मेंबर ही है। अब बात करते हैं कि एफएटीएफ के मैंडेट का किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ। तो 1989 में जब एफएटीएफ का फॉर्मेशन होता है, उस वक्त ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ता है। 2001 में, मतलब आफ्टर 9/11 अटैक, इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी कवर कर लिया जाता है और 2012 में यहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को भी इंक्लूड कर लिया गया। यानी एफएटीएफ सिर्फ पैसों के ट्रांजैक्शंस तक सीमित नहीं है, बल्कि टेररिज्म और इवन न्यूक्लियर थ्रेट्स तक को ट्रेस करता है। अब बात करते हैं कि जब एफएटीएफ अलग अलग कंट्रीज पर नजर रखता है तो उनमें वो दो लिस्ट बना लेता है कि अलग अलग कंट्रीज को मैं अलग अलग लिस्ट में इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो लिस्ट होती है वो है ग्रे लिस्ट। अब इसमें ऐसी कंट्रीज आती हैं एफएटीएफ के द्वारा डाली जाती हैं जिन पर निगरानी बहुत तेज है, ठीक है, मॉनिटरिंग इंक्रीज कर दी गई है और ऐसे देश होंगे इसमें जो अपनी स्ट्रैटेजिक कमियों को रिजॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए एफएटीएफ उन पे स्क्रूटिनी हाइटन कर देगा और उन पे रेपुटेशनल और इकोनॉमिक प्रेशर बनाएगा, राइट। इसके बाद आती है आपकी ब्लैक लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट ऑब्वियसली ग्रे लिस्ट से ज्यादा खतरनाक होगी। इनमें ऐसी कंट्रीज इंक्लूडेड होती हैं जो हाई रिस्क
और नॉन कोऑपरेटिव ज्यूरिडिक्शन है, किसी भी तरीके से कॉपरेशन नहीं दिखा रहे हैं इन तीनों मैंडेट्स को कम करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। सीरियस AML यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT यानी कि काउंटर टेरर फाइनेंसिंग लॉज में काफी कमी है इन कंट्रीज की जो इसमें डाली जाती है। इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए गए हों देशों पर, ऐसे देश होंगे इसमें शामिल, और सीवियर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस इन पर डाले जाएंगे। तो अगर हम ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज का एग्जाम्पल देखें तो अभी करेंटली नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार जैसी कंट्रीज ब्लैक लिस्टेड है अकॉर्डिंग टू FATF। और ग्रे लिस्ट की बात करें तो ग्रे लिस्ट में काफी सारी कंट्रीज है, अल्जीरिया, अंगोला और इस तरीके के काफी सारे देश है इसमें। तो ये लिस्ट थोड़ी सी लंबी है लेकिन हमने कुछ कंट्रीज का एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड कर दिया है। अब बात करते हैं ग्रे लिस्ट की, जिसका नाम पाकिस्तान के साथ बार बार जोड़ा गया है। तो ग्रे लिस्ट का मतलब है ऐसे देश, है ना, ऐसे देश जो इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग में रखे जाते हैं FATF के द्वारा। इन कंट्रीज के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT यानी कि काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क्स या लॉज में कमी होती है, राइट। अगर हम देखें पाकिस्तान का केस तो अक्टूबर 2022 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया था। उन्होंने दिखाया कि उन्होंने FATF की गाइडलाइंस फॉलो की हैं, ऐसा पाकिस्तान दिखाता है। लेकिन अब पहलगाम जैसे अटैक के बाद भारत चाहता है कि पाकिस्तान वापस FATF के स्कैनर में आए। अब जब हम बात करें ग्रे लिस्टिंग की तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि ग्रे लिस्टिंग का इम्पैक्ट क्या होता है, एक देश पर ग्रे लिस्टिंग के बाद क्या असर पड़ता है। सबसे पहले कि उस देश को इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दिया जाता है एक तरीके से, कि लोन और इन्वेस्टमेंट लेना उस पर्टिकुलर देश के लिए मुश्किल हो जाता है। इंक्रीज्ड स्क्रूटिनी यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी बॉडीज इस देश पर्टिकुलर देश के प्रति ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिरता है, यानी कि जो भी इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर कंट्री पे जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, अगर वो देश ग्रे लिस्ट कर दिया जाता है FATF के द्वारा, तो यहां से इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालते हैं और करेंसी गिरती है। ठीक है, अगर एक देश की करेंसी गिर रही है तो उसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस उस देश के लिए क्या हो सकते हैं, आप इसको इकोनॉमिकली कोरिलेट करके समझ सकते हैं। डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट होता है, यानी देश की क्रेडिबिलिटी ग्लोबल लेवल पर हर्ट होती है। और पाकिस्तान जैसे देश के लिए ये लॉस बड़ा साबित हो सकता है, खासकर IMF बेल आउट के टाइम पर जब उनको फॉरेन सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। इसके बाद देखिए FATF का रोल क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, और इंडिया की डिप्लोमेसी जो है वो एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट करेगी क्या पाकिस्तान पर। तो भारत का प्लान क्या है भाई यहाँ पर, तो मिलिट्री ऑपरेशन से ज्यादा ये एक डिप्लोमेटिक चेस गेम बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है, भारत जो है वो की FATF मेंबर से बात कर रहा है, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान अभी भी इनडायरेक्टली टेरर को सपोर्ट करता है, इसलिए उन्हें ग्रे लिस्ट में वापस डाल देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, जियोपॉलिटिकली स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट्स क्या होंगे। तो इस केस से एक ब्रॉडर मैसेज भी मिलता है। ठीक है, क्या ब्रॉडर मैसेज मिलता है कि अब देश सिर्फ मिसाइल्स और सोल्जर्स से नहीं बल्कि मनी से भी वॉर लड़ते हैं। जो वॉर हो रहा है वो पैसे का वॉर भी काफी ज्यादा बन गया है। तो फाइनेंशियल टूल्स जो हैं वो न्यू एज के नेशनल सिक्योरिटी टूल्स बन चुके हैं, राइट। FATF जो है इंटरनेशनल पीस और रीजनल स्टेबिलिटी का पार्ट है, और अपकमिंग FATF प्लानरी मीटिंग में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगा कि वो रीजनल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए किस तरीके से फाइनेंशियल डिप्लोमेसी को यूज कर सकता है, राइट। तो पहलगाम का हमला जो है सिर्फ एक टेररिस्ट इंसिडेंट नहीं है बल्कि एक डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल फ्लैश पॉइंट भी है। अभी अगर हम बात कर लें कि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, तो इंडिया ने काफी सारे रिस्पॉन्स दिखाए हैं पिछले 2-3 दिनों में। सबसे पहले तो इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया ने भारत ने पाक से आने वाले सारे जो इनडायरेक्ट्स और डायरेक्ट इंपोर्ट्स हैं उन पर इमीडिएटली बैन लगा दिया, इमीडिएट इफेक्ट से बैन लगा दिया है, राइट। कि बोला है कि पाकिस्तानी गुड्स विल नॉट बी एबल टू कम फ्रॉम एनी थर्ड कंट्री, ऐसा भी बोल दिया है। इसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी शिप्स को। तो ऐसे शिप्स जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, ऐसे शिप्स जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं और जिनके ऊपर ऐसा फ्लैग लगा हुआ है पाकिस्तान का, विल नॉट बी अलाउड टू एंकर इन इंडियन पोर्ट्स, ऐसा बोला है। पोस्टल पार्सल्स क्लोज कर दिए गए हैं। तो ये सारे इंडिया ने कुछ रिस्पॉन्स लिए हैं। तो आज फाइनेंशियल रेगुलेशन सिर्फ इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं बल्कि ये ग्लोबल पीस और डिप्लोमेसी का एक पावरफुल वेपन बन चुके हैं। तो आपने इस लेक्चर से समझा होगा कि किस तरीके से
FATF की ग्रे लिस्टिंग में अगर पाकिस्तान को डाल दिया गया तो उस पर क्या असर पड़ेगा और इंडिया क्या डिप्लोमेटिक डाउनटर्न चल रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।